गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर जो बार बार एग्जाम में आते हैं, और आशा करते हैं कि इन्हीं सब जो क्वेश्चन है इन्हीं का रिपीटेशन होता रहता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए ताकि भविष्य में काम देगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के इन्वायरमेंट से हुई है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होता है इन्वायरनियर का कि यह घिरा हुआ है। और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऑनरेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया? ऑनरेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग एजी टर्नसले ने किया। एजी टर्नसले कब? 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना तो जैविक तथा अजैविक संगठनों से होती है और यह ओपन सिस्टम यानी खुला तंत्र होता है। सूक्ष्म जीवों का वियोजक यानी डिकम्पोजर किसको? तो सूक्ष्म जीव को क्या कहेंगे? डिकम्पोजर यानी वियोजक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह मृत पौधों जंतुओं के जैविक पदार्थ को सड़ा गलाकर मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया और कवक को शामिल किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। तो क्या? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में प्राप्त होती है। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। कौन? तो जल। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। यह प्रक्रिया ही क्या? तो जल चक्र कहलाती है। मानव पर्यावरण संबंध के नियतिवादी उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक तत्व माना जाता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है। इसे पर्यावरणवादी उपागम भी कहते हैं। मानव पर्यावरण संबंध के संभववादी यानी पोसिबिलिज्म, नाम ही है संभववादी यानी पोसिबिलिज्म उपागम के अनुसार क्या होगा? तो मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व माना जाता है। यानी कि मानव क्या करेगा? इसमें तो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और प्रकृति में मनचाहा परिवर्तन करने में मानव समर्थ है। ये प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन पर विश्वास करते हैं, यानी कि मानव विजेता है तभी न मानव प्रकृति का दोहन कर रहा है। आइए देखिए, मानव पर्यावरण संबंध में नवनियतिवादी यानी यह बीच का रास्ता निकालेंगे, यानी नियो डिटरमिनिज्म मतलब उपागम के अनुसार प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया गया है। इसके अनुसार मानव को प्रकृति के अनुसार अपनी विकास की नीतियाँ बनाना चाहिए। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का विचार इसी उपागम से लिया गया है। यानी मानव ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो यह प्रकृति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और बदले में क्या होगा? प्रकृति मानव के प्रतिकूल हो जाएगी। आगे देखते हैं। सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना, यानी कि आप भी यूज कीजिए और भविष्य के लिए भी छोड़कर चले जाइए, वह भी सही सलामत हालत में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। यानी 0 डिग्री है तो ऊपर 5 और नीचे 5, यहीं पर मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहाँ साल भर तापमान और आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है और औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है और यहाँ पर हमेशा निम्न दाब रहने के कारण इसको डोल ड्रम की पेटी यानी शांत क्षेत्र कहा जाता है। टैगा वन तो यह आर्कटिक वृत्त यानी यह पृथ्वी है, यह 0 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यह मकर रेखा, यह है 86.5 डिग्री यहाँ पर मिलेगा। चारों ओर यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इन्हें शंकुधारी वन भी कहते हैं। इनका विस्तार
और इसका विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि जैव विविधता यहाँ सबसे कम है। कहाँ? तो टाइगा वन में। टाइगा वन में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, जैसे चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि मुलायम लकड़ियों वाले वृक्ष जो इस वनों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। और विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर बढ़ने पर क्या होगा? तो जैव विविधता में कमी आएगी। सिंपल बात है, विषुवत वृत्त पर तापमान अधिक, अतः जैव विविधता अधिक है। जिस दोनों तरफ जाने पर तापमान कम जाएगा तो विविधता भी घट चली जाएगी। ऊंचाइयों की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है, क्योंकि तापमान घाटी में अधिक रहता है और हाइट पर कम होगा। ताप अधिक होने पर जैव विविधता अधिक होती है। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहेंगे? तो क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को हैलोफाइट कहा जाता है। हैलोफाइट्स। लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह है जो कवक और शैवाल द्वारा निर्मित होता है। कौन? तो लाइकेन कवक प्लस शैवाल द्वारा निर्मित होता है। दक्षिणी पश्चिमी रूस के घास के मैदान को क्या कहेंगे? उसको स्टेपी कहा जाता है। क्या? स्टेपी। दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान, तो दक्षिण जो अफ्रीका है इसके घास का मैदान तो वेल, ये सब क्या है? तो शीतोष्ण घास के मैदान के नाम है। वहीं ब्राजील के घास का मैदान तो यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, उसका नाम है कैंपोस। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के घास का मैदान यानी टेम्परेट रीजन यानी शीतोष्ण, इसका नाम है पेयरी। और दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। वहीं न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी कहते हैं। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने के गुण के कारण ही हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। यानी जो हरे पौधे हैं सिर्फ और सिर्फ वही प्रोड्यूसर हैं। क्यों? क्योंकि वे क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? तो ऑक्सीजन को, जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदल देते हैं। किसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड को न बदलेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे? तो डिस्चार्ज करेंगे। जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादों पर निर्भर हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है। उदाहरण के लिए चूहा, खरगोश, गाय, हिरन, बकरी आदि इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी कहा जाता है। वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। आगे देखिए, ऐसे जीव जो सभी श्रेणियों के मांसाहारियों का शिकार करते हैं ये क्या कहेंगे? उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि कोई अन्य जीव इन्हें मारकर नहीं खा सकता, जैसे कि शेर, मानव। ऐसे जीव जो भोजन के रूप में पादपों, शाकाहारी व मांसाहारियों पर निर्भर होते हैं उन्हें सर्वभक्षी कहते हैं, यानी कि ये कुछ भी खा लेंगे। इसका उदाहरण मनुष्य, कुत्ता। परजीवी यानी पैरासाइट, ये परजीवी वे होते हैं जो अपने भोजन तथा निवास दोनों के लिए ही दूसरों पर निर्भर होते हैं। मानव व पशुओं में लगने वाले जू, पशुओं के खाल पर चिपकने वाले कील इसके प्रमुख उदाहरण है। सब क्या है? पैरासाइट है। प्रीडेटर्स यानी ऐसे जीव होते हैं जो केवल भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, वे प्रीडेटर्स यानी शिकारी जीव कहलाएंगे, जैसे कि शेर, बाघ, चीता इत्यादि। आधार प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में आवश्यक व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्या? तो आधार प्रजाति यानी कीस्टोन। आधार प्रजाति, तो आधार प्रजाति किसको कहेंगे? उस प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में आवश्यक है व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे समुद्री प्रवाल यानी मूंगा या कोरल इसका उदाहरण है, क्योंकि कोरल के कारण ही कोरल रीफ का निर्माण होगा और यह अन्य जातियों के निवास व प्रजनन स्थल के रूप में काम करती है। दूसरा होता है अम्ब्रेला प्रजाति। यह एक विशाल जंतु या समुदाय होता है जिस पर एक प्रमुख प्रजाति के कारण अन्य प्रजातियों को स्वतः सुरक्षा मिल जाए।
उस मुख्य प्रजाति को अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। जैसे जिस प्रकार बाघ को विशेष सुरक्षा देने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं, इससे न केवल बाघ को बल्कि उस स्थान की अन्य प्रजातियां भी सुरक्षित हो जाती हैं। उसी प्रकार इस रिजर्व घोषित में क्षेत्र में बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति, ये इसको क्या कहेंगे, इंडिकेटर प्रजाति, उस प्रजाति को कहा जाता है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक प्रभाव रखती है। कीस्टोन प्रजाति के निर्धारण में उस प्रजाति के जीवों की संख्या नहीं, यानी कि अधिक संख्या नहीं है, बल्कि यह परितंत्र में उसके कार्यों की गणना के लिए की जाती है। जैसे लाइकेन या मॉस का सिंबल होना, इसमें क्या है तो कीस्टोन है, बताएगा कि और जहाँ पर मॉस या लाइकेन उपज रहा है या सिंपल कहीं सिमार, तो इससे मतलब क्या है कि वहाँ का जो हवा है वह शुद्ध है। संकेतक प्रजाति, सॉरी ये तो संकेतक वाला हम बता दिए। कीस्टोन प्रजाति मतलब क्या है, जैसे कि बाघ क्या है वह भी एक कीस्टोन प्रजाति होता है। ये संख्या तो उसकी अधिक नहीं है, लेकिन वह सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर स्थित है और उसके कारण ही क्या है तो पर जो परितंत्र है वह उसके कार्यों की ही कारण तो स्टेबल है। और संकेतक यानी इसमें आएगा आपका क्या है तो यहाँ देखिए लाइकेन तथा जल प्रदूषक के संकेतक के रूप में मछली को संकेतक प्रजाति यानी इसको इंडिकेटर प्रजाति माना जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। किसी क्षेत्र में प्राथमिक ऊर्जा उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे ही हैं जो प्रोड्यूसर हैं द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता यानी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे द्वारा आत्मसात की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पाद यानी जीपीपी यानी ग्रॉस प्रोडक्शन पायरेटी कहेंगे हम लोग। यानी प्राथमिक उत्पादक कौन होगा तो हरे पेड़ पौधे हैं। सकल प्राथमिक उत्पाद यहाँ देखिए में से क्या होगा, शोषण द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा को घटा लेंगे तो क्या होगा तो नेट प्रोडक्शन पायरेटी इंडेक्स आपको मिल जाएगा। विश्व की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा दलदली क्षेत्र व एस्चुरी में विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पाई जाती है। किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को क्या कहेंगे, उसको बायोमास, मतलब उसमें से जो प्लांट है या जो जीव जंतु है उसमें से पानी निकाल दीजिए, उसके बाद जो उसका वेट बचा वही सकल शुष्क भार है। इकोटोन मतलब यह एक बायोमास है और यह एक बायोमास, इसका जो बीच का संक्रमण क्षेत्र है यही इकोटोन है। इकोटोन दो भिन्न भिन्न बायोम के बीच का क्षेत्र है। इन जगहों में दो अलग अलग समुदाय की प्रजातियों का मेल होता है। ऐसे स्थानों पर रहने वाली प्रजातियां जलवायु से अनुकूल करने में सक्षम होती हैं। और आगे देखिए पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% भाग ही क्या होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। मात्र 1% भाग आप पृथ्वी पर कितना पहुंचता है प्रकाश संश्लेषण, तो सौर विकिरण तो यह सूर्य का 2 अरबवां भाग ही मात्र पृथ्वी पर पहुंचता है और उसका भी मात्र 1% का ही प्रकाश संश्लेषण के रूप में उपयोग किया जाता है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% के नियम यानी लिंडमान का नियम था। इसके अनुसार क्या होगा कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। कैसे, अगर कोई घास है यहाँ पर तो 100 किलो घास अगर कोई बकरी खाएगा तो वह कितना देगा तो 10 किलो मीट देगा, और 10 किलो मीट अगर कोई एक बाघ खा जाए तो उसका वेट कितना बढ़ेगा तो मात्र 1 kg वेट ही बढ़ेगा। यही लिंडमान का 10% नियम है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, या इसको क्या कहेंगे जड़त्व का नियम, या इसको कहा जाता है लॉ ऑफ प्रिंसिपिया। इसके अनुसार न तो ऊर्जा का सृजन होता है न ही विनाश होता है। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही होता है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यह पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने की दिशा से संबंधित है, यानी इसके अनुसार ऊष्मा सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर है।
और ऊष्मा गति का जो प्रथम नियम था वो तो कहाँ से लिया गया था, तो न्यूटन का लॉ था। परिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो चार्ल्स एटन, क्या नाम था, चार्ल्स एटन ने 1927 में किया था। खेती सबसे प्रसिद्ध या सबसे जो प्राचीन पद्धति है खेती की उसको क्या कहेंगे, झूम कृषि यानी स्लैश एंड बर्न कृषि। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाए, उसको अल्पाइन बायोम की श्रेणी में रखा जाता है। क्या, अल्पाइन बायोम की श्रेणी में। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस कितना, तो 78% पाई जाती है। वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा 0.93%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% है। वनस्पतियों को सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बन पदार्थ पाए जाते हैं। अल्फा एक क्या है, एक प्रकार की घास है। मटियार मिट्टी यानी क्ले सॉइल की जलधारण क्षमता सभी मिट्टियों में सर्वाधिक होती है। गहन परिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द के जनक ऑर्निसनियस थे। क्या नाम था, ऑर्निसनियस। जैविक अजैविक तत्वों का चक्र भू रासायनिक चक्र क्या कहलाएगा, जैविक अजैविक तत्वों का जो चक्र है उसको कहेंगे भू रासायनिक चक्र यानी बायोजियो केमिकल साइकिल के रूप में चलता है। ज्वालामुखी विस्फोट से फास्फोरस चक्र पर प्रभाव पड़ता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से फास्फोरस चक्र पर प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र स्थित है। महासागरों की औसत लवणता 35 ppT है। और वन में पेड़ों की छाल पर लगने वाले सफ़ेद पदार्थ को लाइकेन कहते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका है, तो महासागर का है।